नमस्कार। सोचिए जरा, भारत एक ऐसे काम की तैयारी कर रहा है जो हमारे देश के आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की अगली जनगणना की। 2011 के बाद ये पहली बार हो रही है। और यकीन मानिए, ये पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से डिजिटल होगी और लगभग एक सदी के बाद इसमें जाति का सवाल भी शामिल होगा। तो ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, ये भारत के भविष्य का एक पूरा खाका है। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये डिजिटल जनगणना आखिर है क्या। फिर आप इसमें घर बैठे बैठे कैसे हिस्सा ले सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करेगी, मतलब इसके 2 फेज क्या हैं। और हाँ, जाति गणना और दूसरे कौन से अहम सवाल पूछे जाएंगे, इस पर भी बात होगी। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये जनगणना भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जनगणना कितनी बड़ी और कितनी अलग है। इसका स्केल इतना जबरदस्त है और इसमें कुछ ऐसी अनोखी बातें हैं जो इसे भारत के इतिहास में बिल्कुल खास बना देती हैं। तो इस पूरे काम के लिए सरकार ने, सोचिए जरा, 11,718 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा है। ये रकम ही बताती है कि ये देश के लिए कितना बड़ा और जरूरी काम है। और जरा सोचिए, इस जबरदस्त काम को जमीन पर उतारने के लिए 30 लाख से भी ज्यादा फील्ड कर्मचारी यानी गणक और सुपरवाइजर देश के कोने कोने में जाएंगे। ये भारत के सबसे बड़े डिजिटल ऑपरेशंस में से एक होने वाला है फॉर श्योर। और ये है सबसे बड़ा बदलाव। ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है। मतलब अब पेन पेपर का जमाना गया, सारा काम मोबाइल ऐप और एक ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए होगा। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो चलिए इन जरूरी बातों को फटाफट समेट लेते हैं, खासकर उनके लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना है। ये पूरी तरह डिजिटल है, जिसमें पहली बार लोग खुद भी अपनी जानकारी भर सकते हैं। और ऐतिहासिक बात यह है कि 1931 के बाद ये पहली जाति गणना होगी। इसका नारा है जन कल्याण के लिए जनगणना। ये पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। इस जनगणना की एक सबसे बड़ी और नई बात है स्वगणना की सुविधा। चलिए देखते हैं कि आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। तो ये सेल्फ एन्यूमरेशन या स्वगणना आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत आसान है। ये एक सेफ ऑनलाइन पोर्टल है जहां लोग खुद अपने घर और परिवार की जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए गणक के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। और सबसे अच्छी बात, ये 16 अलग अलग भाषाओं में मौजूद है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। और इसे करना भी बेहद आसान है। पहला स्टेप, जनगणना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाइए। दूसरा, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कीजिए। तीसरा, अपने घर की सारी जानकारी भर दीजिए। और आखिर में सबमिट कर दीजिए। आपको एक 16 अंकों की आईडी मिलेगी। बस जब जनगणना कर्मचारी घर आए तो उनको ये आईडी बतानी है। बस इतना ही। अब ये जो इतना बड़ा काम है, इसे 2 साफ सुथरे हिस्सों में बांटा गया है। ये दोनों चरण समझना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि डेटा कैसे इकट्ठा किया जा रहा है। तो 2 फेज हैं। पहला फेज है मकान सूचीकरण, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें घरों की गिनती होगी और ये देखा जाएगा कि घरों में क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे पीने का साफ पानी, टॉयलेट वगैरह वगैरह। दूसरा फेज होगा फरवरी 2027 में। ये है असल जनसंख्या की गिनती, जिसमें देश के हर एक इंसान को गिना जाएगा और उनकी सामाजिक और आर्थिक जानकारी इकट्ठा की जाएगी। अब बात करते हैं इस जनगणना के उस पहलू की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और शायद जो सबसे ज्यादा विवादास्पद भी है, और वो है जाति की गिनती का शामिल होना। ये सच में एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। सोचिए, 1931 के बाद पहली बार हमें भारत के समाज के जाति ढांचे की एक पूरी और साफ तस्वीर मिलेगी। ये जो डेटा आएगा वो आरक्षण की नीतियों से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर चीज पर असर डाल सकता है। इसीलिए ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले फेज में पूछा क्या क्या जाएगा? मोटे तौर पर कुल 33 सवाल होंगे। इसमें आपके घर से जुड़ी बेसिक बातें होंगी, जैसे घर किस चीज से बना है, पीने का पानी कहां से आता है, टॉयलेट है या नहीं, और यहां तक कि घर में इंटरनेट और मोबाइल फोन है या नहीं, ये भी पूछा जाएगा। यह हमारे देश में लोगों के रहन सहन का एक स्नैपशॉट जैसा है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कुछ नंबर और आंकड़े नहीं है। इसका हमारे देश के लिए गहरा संवैधानिक, राजनीतिक और विकास से जुड़ा महत्व है। और हाँ,
जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। जनगणना का कानूनी आधार है जनगणना अधिनियम 1948 और हमारे संविधान के मुताबिक ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। इसका एक बहुत बड़ा असर हमारी राजनीति पर भी पड़ने वाला है। इस जनगणना के डेटा का इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाओं को फिर से तय करने के लिए किया जाएगा, जिसे परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कुछ राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं तो कुछ की घट सकती हैं। ये राजनीति में एक बहुत बड़ा फेरबदल होगा। इतना ही नहीं, जो बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण अधिनियम पास हुआ है उसका लागू होना भी इसी जनगणना पर टिका है। जब तक ये जनगणना पूरी नहीं होती और इसके बाद परिसीमन नहीं हो जाता, तब तक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हकीकत नहीं बन सकता। और जाति के डेटा का क्या होगा? तो इसके पीछे विचार ये है कि इससे सरकार को अपनी कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। मतलब अगर ये पता चलता है कि कौन से समुदाय शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी चीजों में पीछे रह गए हैं, तो खास तौर पर उनकी मदद के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने लिखा है कि ये जनगणना एक राष्ट्रीय एक्सरे की तरह है। यह हमें दिखाएगा कि 2011 से लेकर अब तक भारत कितना बदला है और क्या देश का विकास सच में हर किसी तक पहुंचा है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये जो नई डिजिटल और जाति आधारित जनगणना है, ये भारत के भविष्य की तस्वीर को कैसे बदलेगी? इसके जो नतीजे आएंगे वो आने वाले कई दशकों तक हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारी जिंदगी पर असर डालेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी बस शुरू हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।